हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एन शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो आपकी जो सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज के बारे में जो कन्फ्यूजन था या जो डाउट्स थे वो आज क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इन जो सेंटेंस है या जो फ्रेज है या क्लॉज है उनमें क्या डिफरेंस होता है और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस होगा, ये क्लॉज होगी और ये हमारा फ्रेज कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो स्टूडेंट्स आते हैं, देखिए ये है हमारे पास। देखिए फ्रेज जो होता है, फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। वाक्यांश, जैसे हम कह सकते हैं कि वाक्य का अंश यानी वाक्य का एक टुकड़ा यानी छोटा सा एक भाग, यानी वाक्य का अगर एक छोटा सा भाग अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो आपका फ्रेज कहलाता है। वैसे तो इसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है। क्लॉज, देखिए क्लॉज को हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य क्या होता है? यानी जो वाक्य के ऊपर निर्भर करता हो, जो अपना कोई भी मीनिंग या कोई थॉट्स जो है पूरा क्लियर नहीं कर पाता हो। और उसके बाद आपका आता है सेंटेंस। जैसे सेंटेंस तो आपको पता ही है, कोई भी वाक्य सेंटेंस है और सेंटेंस का अपना एक पूरा मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आते हैं, देखिए पहला जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो फ्रेज होती है, फ्रेज जो होती है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। और वर्ड्स का ग्रुप कैसा होता है? यानी कई वर्ड्स को मिलाकर के एक फ्रेज बनती है। अब आते हैं, देखिए क्लॉज में। क्लॉज में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी स्मॉलर और लॉन्गर। देखिए क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें फर्क कितना होता है कि ये बड़ा भी हो सकता है, जो फ्रेज से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और सेंटेंस में अगर हम आते हैं तो सेंटेंस में देखते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी स्मॉलर और ए लॉन्गर, यानी एक सेंटेंस भी एक बड़ा भी हो सकता है और एक छोटा वाक्य भी हो सकता है, यानी छोटा वाक्य भी हो सकता है और बड़ा वाक्य भी बन सकता है। मतलब कहने का है कि जो पहला जो इनमें तीनों में डिफरेंस है, ये तीनों का मतलब ये है कि चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो और चाहे सेंटेंस हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी शब्दों के समूह होते हैं। और जिनको हम, किसी को हम वाक्यांश भी कह सकते हैं यानी फ्रेज कह सकते हैं, किसी को क्लॉज कह सकते हैं और किसी को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है। पहला क्लियर हुआ, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा, वर्ड्स इन ए प्रॉपर ग्रामेटिक ऑर्डर, यानी जो फ्रेज होती है इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्सों का जो समूह होता है वो ग्रामर की तरीके से एक ऑर्डर में होता है। यानी जिस तरीके से कोई भी दो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन वर्ड्स में क्या है कि एक ग्रामर के तरीके से भी उनमें जो है एक ऑर्डर होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलूं कि इन द मॉर्निंग है, मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं कहूं कि द मॉर्निंग इन, तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है कि इन द मॉर्निंग, अगर ये फ्रेज है तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर ग्रामेटिक ऑर्डर में है। किसमें है? ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, जो ग्रामर हमें अलाउ करती है कि पहले ये लगाइए, फिर इसके बाद दूसरा लगाइए, उसके बाद तीसरा लगाइए, उस तरीके से होता है। और दूसरे में वर्ड्स इन प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर, इसमें भी जो क्लॉज होती है इसमें भी जो वर्डों का समूह होता है या शब्दों का जो समूह होता है वो ग्रामर के तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है। और जो सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में भी वर्ड्स इन प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर, इसमें भी यानी सेंटेंस में भी, यानी तीनों में, अगर मैं कहूं कि फ्रेज में, क्लॉज में और सेंटेंस में, इनमें जो वर्डों का समूह होता है यानी शब्दों का जो समूह होता है वो ग्रामर के तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है। यानी ये तीनों सेम है लगभग। अगर मैं कहूं कि फ्रेज में भी वर्ड जो प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में होते हैं, क्लॉज में भी वर्ड्स जो है ग्रामेटिकल ऑर्डर में होते हैं और सेंटेंस में भी वर्ड्स जो है प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में होते हैं। अब आते हैं तीसरा डिफरेंस देखते हैं।
नॉट ए कंप्लीट थॉट और मीनिंग। देखिए जो फ्रेज होती है, फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है, वाक्यांश यानी वाक्य का छोटा सा भाग, यानी वो क्या होता है कि नॉट कंप्लीट थॉट और मीनिंग, यानी अपना मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं होता उसका। यानी अगर कोई है, जैसे मैं इसी वाक्य को ले लूं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग का मतलब होता है कि ये फ्रेज है, और इस फ्रेज से मतलब ये होता है कि इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, यानी सुबह में तो कोई सेंटेंस, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, कोई थॉट भी क्लियर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये आ रहा है कि सुबह में। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रेज जो होती है वो क्या होता है कि इसका जो मीनिंग होता है, या हम कोई थॉट कह सकते हैं, वो जो है प्रॉपर नहीं होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता है, या पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। अब आते देखिए क्लॉज पे। क्लॉज में क्या होता है, नॉट ए कंप्लीट थॉट और ए मीनिंग, यानी क्लॉज भी, यानी जो उपवाक्य है, ये भी, इसमें भी क्या होता है कि इसका भी जो मीनिंग होता है वो कंप्लीटली मीनिंगफुल नहीं होता है, यानी इसको मीनिंग भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। यानी फ्रेज में भी मीनिंग क्लियर नहीं होता है, और हम क्लॉज में भी कह सकते हैं कि क्लॉज में भी जो वर्ड्स का समूह होता है उनका भी कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, यानी उसको भी अपना मीनिंग पूरा करने के लिए उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि ये उपवाक्य है, और उपवाक्य का मतलब होता है किसी के ऊपर आश्रित रहना। आगे आते हैं, देखिए इसमें देखिए कंप्लीट थॉट और ए मीनिंग। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस को आप ये देख करके रहेंगे कि सेंटेंस का जो मीनिंग होता है या कोई थॉट होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यानी इसमें अगर कोई वाक्य है कि अगर मैं कहूं कि आई प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या है कि आई प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस है, और सेंटेंस है तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, इट इज क्लियर, इसका मीनिंग भी क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें उनके जो वर्डों के जो समूह होता है उसके जो थॉट्स और ये मीनिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यानी आपने क्लियर हुआ कि जो फ्रेज होता है उसके थॉट और मीनिंग क्लियर नहीं होता है, क्लॉज हुआ उसमें भी थॉट और मीनिंग क्लियर नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस में थॉट और मीनिंग दोनों ही क्लियर होते हैं। क्लियर है? आगे हम देखते हैं चौथा क्या है, नो फाइनाइट वर्ब, यानी फ्रेज जो होती है उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, क्योंकि फाइनाइट अगर वर्ब होगी तो उसमें कोई सब्जेक्ट भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नो फाइनाइट वर्ब और नो सब्जेक्ट, यानी जो फ्रेज होती है इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होती है। यानी अगर मैं यही वाक्य लेकर के चलूं कि इन द मॉर्निंग, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, इसका मतलब क्या है कि ये फ्रेज है। यानी फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में ये होता है कि इसमें न तो कोई वर्ब होती है और ना ही कोई सब्जेक्ट होता है। यानी ऐसे वर्ड्स का समूह जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, तो उसको आप क्या मानेंगे, उसको हम फ्रेज मानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्लॉज में आते हैं। क्लॉज में भी वन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, यानी क्लॉज जो होगी उसमें एक फाइनाइट वर्ब जरूर होगी और वन सब्जेक्ट होगा, यानी एक सब्जेक्ट भी होगा एक वर्ब भी होगा, लेकिन तब भी इसका पूरी तरह से मीनिंग नहीं निकलेगा इस सेंटेंस में। यानी अगर क्लॉज है, कोई वाक्य है, ये वर्डों का समूह है, इसमें अगर वन फाइनाइट वर्ब होती है और वन सब्जेक्ट भी होता है तो भी इसका पूरी तरीके से कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। ध्यान रखिए कि यानी वर्ब होने और सब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसमें इसके जो वर्ड्स का जो समूह होगा उसका कोई पूरी तरीके से मीनिंग नहीं निकलेगा। अब आते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, यानी अगर कोई सेंटेंस है उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा, और एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, और कम से कम एक सब्जेक्ट होगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर फाइनाइट वर्ब जितनी होंगी उतने सब्जेक्ट होंगे, या सब्जेक्ट जितने होंगे उतने वर्ब होंगे। उसी तरीके से मतलब कहने का है कि सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, लेकिन उसका सेंस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, उसका मीनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसे इनमें डिफरेंस दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि कोई सब्जेक्ट है या नहीं है, कोई वर्ब है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो उसका क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है तो उसको कह दीजिए कि दिस इज अ सेंटेंस,
और मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा हो, तो उसको कह दीजिए क्लॉज है। और जिसमें न तो कोई सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, उसको कह दीजिए फ्रेज है। अब आते देखिए, अगर मैं वाक्यांश यानी फ्रेज का अगर कोई मीनिंग लेता हूं तो इन द मॉर्निंग, मैंने बताया कि इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, यानी सवेरे में या सुबह जो भी होता है उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ ये लगा हुआ है कि इन द मॉर्निंग, यानी इसमें ये इन वर्ड है, द वर्ड है, मॉर्निंग वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो हमें ये पता है कि ये प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में भी है, ठीक है। ऑन द टेबल ये भी ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, और विद एन आर ये भी प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, ये भी वर्ड्स का समूह है। तो अच्छा, अब देखते हैं कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या। इन द मॉर्निंग कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ऑन द टेबल टेबल पर अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब आते हैं विद एन आवर यानी 1 घंटे से, इसका भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रेजेज होती है वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, जिनमें ना तो सब्जेक्ट होगा, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ना कोई वर्ब है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे वाक्य का समूह, ऐसे वाक्यों का समूह जिनमें ग्रामेटिकल ऑर्डर में तो हो लेकिन उनमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं हो, ना कोई वर्ब हो, तो उनको हम फ्रेज कहते हैं। अब आते देखिए क्लॉज में। क्लॉज में क्या होता है कि क्लॉज एक उपवाक्य होता है। वैसे तो हमें पता है क्लॉज कितने प्रकार की होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, और प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज तो ये होती है, लेकिन क्लॉज हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब भी आपने कभी क्लॉज पढ़ी होंगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब कोई क्लॉज शुरू होती है तो ये मोस्टली किसी न किसी कंजक्शन से शुरू होती है। और हमें यह पता है कि क्लॉज का जो मीनिंग होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी वो अपना पूरा मीनिंग नहीं देती है, उसे अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यानी प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हेन, ये जो है हमारा एक कंजक्शन लगा हुआ है, तो व्हेन इट वाज गोइंग टू मार्केट, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, यानी ये हमारा एक क्या है, ये क्लॉज है। और क्लॉज किससे जुड़ी हुई है, व्हेन से शुरू हो रही है, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब इसका देखिए प्रॉपर ग्रामेटिकल में ऑर्डर में है और कंप्लीट मीनिंग है या नहीं। देखिए व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, अगर मैं कहूं कि जब मैं मार्केट जा रहा था, अब जब मैं मार्केट जा रहा था तो क्या हुआ ये कुछ नहीं पता है, यानी इसका पूरा मीनिंग नहीं है। अब हमें इसमें देखते हैं वन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है, गोइंग है, सब्जेक्ट आई है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन फिर भी इसका पूरी तरह से मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से देखिए सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये भी सो से जुड़ा हुआ, सो से स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये सो से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं गया। अब मैं स्कूल नहीं गया इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी मैं स्कूल क्यों नहीं गया इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक क्लॉज है। और दूसरा हमें पता है कि ये किससे स्टार्ट हो रही है, सो से। तो ध्यान रखिए जो वर्ड्स का समूह किसी कंजक्शन से शुरू हो रहा हो तो उसको क्लॉज कह दीजिए। तीसरा देखते हैं कि दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन जो है सूरज जो है पूरब में उगता है, तो इसका मतलब सूरज पूरब में उगता है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये दैट से शुरू हो रहा है कि सूरज पूरब में उगता है, यानी ये भी पूरी तरह से मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। और ये भी दैट से शुरू हो रहा है, इसमें भी सन सब्जेक्ट है और राइजेज ये फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होने के बावजूद भी इन वाक्यों में क्या है कि पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब आते देखिए सेंटेंस में। सेंटेंस में व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, अगर मान लो यही है हमारा व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, अगर मैं इसमें ये और जोड़ दूं कि आई मेट माय फ्रेंड, इस वाक्य में व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई मेट माय फ्रेंड, इस तरीके से अगर एक पूरा वाक्य बना है तो देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा था तो आई मेट माय फ्रेंड, तो मैं अपने मित्र से मिला या अपने फ्रेंड से मिला, यानी ये पूरा क्लियर हो गया। यानी जब मैं बाजार जा रहा था तो मुझे मेरा दोस्त मिल गया,
यानी ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट में। अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं सेकंड देखते हैं। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। किस लिए नहीं गया, पता नहीं किस लिए नहीं गया, तो इसका मीनिंग पूरी तरह क्लियर नहीं है। अगर मैं इसी वाक्य को इसमें ले लूं कि आई वाज इल सो दैट आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, यानी पूरा क्लियर हो गया कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया था, क्योंकि मैं बीमार था। इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस है, इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है और वाज जो वर्ब है, आई भी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये गो भी वर्ब है। इसमें एटलीस्ट यानी कम से कम एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट हैं और दो ही वर्ब हैं। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। आगे तीसरा देखते हैं, दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज जो है पूरब में होता है, लेकिन यहाँ पूरा क्लियर नहीं है। अगर मैं देखूं कि माय टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी मेरे टीचर ने मुझे बताया कि सूरज जो है पूरब में होता है, तो यहाँ सेंटेंस का सेंस पूरा क्लियर हो जाता है, मीनिंग पूरा क्लियर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्रेजेज क्या होती हैं, क्लॉजेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। अगर कोई सेंटेंस एक है तो आप उसको देखिए कि उसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब है, क्या उसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। क्लॉज है तो क्या वन सब्जेक्ट वन वर्ब है, क्या उसका मीनिंग भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये 3-4 जो पॉइंट 5 पॉइंट मैंने जो लिखाए हैं, इनको हर सब्जेक्ट से कंपेयर करने की कोशिश करिए, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है और ये सेंटेंस है। देखिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें क्या करना है, इसने बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इज फ्रेज एंड विच इज क्लॉज। अब ये कुछ 7-8 सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा क्लॉज है और कौन सी फ्रेज है। सेंटेंस तो हमें पता ही है कि सेंटेंस होता है जिसका पूरा मीनिंग होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सा इसमें सेंटेंस है, वो सॉरी क्लॉज है, और कौन सी फ्रेज है। अगर फ्रेज होगा तो पी लिखेंगे और क्लॉज होगा तो हम सी लिखेंगे उसके आगे, ये मैंने ब्लैंक लगा रखा है। अब देखते हैं स्टूडेंट, देखिए पहला वाक्य है अ वंडरफुल हॉलीडे। अ वंडरफुल हॉलीडे, इसका मतलब ये है कि ये तो ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, क्लियर है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है या वर्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखाई दे रहा और इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, जिसमें वर्ड्स के समूह में कोई न तो कोई सब्जेक्ट हो ना ही कोई वर्ब हो और उसका कोई मीनिंग नहीं निकले, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अ वंडरफुल हॉलीडे, ये हमारी फ्रेज है, तो हम इसके आगे पी लिखेंगे, ठीक है। अब आते सेकंड पे, अ कंप्लीट सेल्फलेस पर्सन, यानी अ कंप्लीट सेल्फलेस पर्सन। इसमें देखते हैं कि ग्रामेटिकल ऑर्डर में क्लियर है, सब्जेक्ट है नहीं है, इसमें वर्ब है, वर्ब भी नहीं दिखाई दे रही इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, और इसका मीनिंग भी कुछ नहीं निकल रहा, अ कंप्लीट सेल्फलेस पर्सन। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, तो यहां पे हम पी लिखेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन वी वेंट टू स्कूल। व्हेन हमें पता है कि ये ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, व्हेन स्टार्टिंग में लगा हुआ है, सब्जेक्ट ये है, वेंट ये है, वर्ब है सॉरी, यानी सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगी, ये हमें पता है क्लॉज होगी, क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो क्लॉज होती है, तो इसको हम क्लॉज यानी सी कहेंगे इसको। अब हम देखते हैं एज सून एज वी वेक अप। एज सून एज, यानी ये एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट वी है और वर्ब वेक है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट हो और वो और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो, तो वो वाला सेंटेंस क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी ये भी क्लॉज ही होगी, तो इसके हम लिखेंगे सी। अब इसमें देखिए इन द अपार्टमेंट ब्लॉक, इन द अपार्टमेंट ब्लॉक, यहाँ पे देखिए इन द अपार्टमेंट ब्लॉक है, सब्जेक्ट हम इसमें ढूंढते हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम फ्रेज कहेंगे, यानी
पी लिखेंगे। आगे आते अ टाइम टू स्टडी, यानी यहां पे देखते हैं सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं दिखाई दे रहा, वर्ब भी कोई दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारी फ्रेज होगी, यानी पी। हैप्पी दिवाली, यानी हम कहते हैं, वैसे तो हम जो जनरली कह देते हैं हैप्पी दिवाली, लेकिन ये है क्या है, ये वास्तव में न तो क्लॉज है ना ही सेंटेंस है, ये क्या है, ये एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है, तो हमें ये पता है कि ये भी फ्रेज होगी। लर्न टू वर्क टुगेदर, यानी लर्न टू वर्क टुगेदर, इसमें कोई सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, और वर्ब है, वर्ब तो है इसमें मान लीजिए, लेकिन इसका कोई सेंस भी तो नहीं निकल रहा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें काम करने वाला ही नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारी फ्रेज कहलाएगी, तो इसको हम पी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन जैसे वाक्य कहीं आपको दिए जाए तो उनमें कंपेयर करिए। कंपेयर आपने क्या करना है, क्या उसमें सब्जेक्ट है, क्या उसमें वर्ब है, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, या उसमें कोई कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और या उसमें एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है या वर्ब है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप क्लियर हो गया होगा आपको भी कि ये फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होते हैं। ये आपके जो भी आपकी डाउट्स थे, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज क्या होती है, क्लॉजेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। थैंक यू।